हाँ शुरू करिए ललिता जी। जिनवाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किञ्चित् क्रियतेऽत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की। सभी लोग म्यूट कर लेना अपने आप को, प्लीज देखिए सब म्यूट करिए। त्रस नाली के बाहर त्रस जीव किस किस अवस्था में पाए जाते हैं? त्रिशला जी आप ही दिख रहे हो सामने। जय जिन भाभी। जय त्रस नाड़ी के बाहर जो जीव पाए जाते हैं, जो नीचे जमीन तो पांचों स्थावर पाए जाते हैं, और जो उसके बाहर त्रस नाड़ी के बाहर पाए जाते हैं वो किसी विशेष कारण से, तो उसमें त्रस्त भी होते हैं। जैसे किसको कोई मर गया, जो वो उसकी मर गया है, वो उसके बाद में उसकी आयु वो वहां से निकलकर त्रस में नाड़ी में पैदा होगा तो वो त्रस जीव भी होता है। त्रस नाड़ी से मर करके दूसरे बाहर जाना होता है तो वो भी होता है। और वैसे नीचे कल प्रति पांचों स्थावर होते हैं। मैंने स्थावर के बारे में नहीं पूछा, मैंने तो केवल ये पूछा त्रस नाली के बाहर त्रस जीव किस अवस्था में पाए जाते हैं, किस किस तरह पाए जाते हैं। वो त्रस नाड़ी के बाहर वो जब उनका या उत्पाद होना होता है तब पाए जाते हैं, और या जो वहां जाने होते हैं तब पाए जाते हैं, और या समुद्घात होता है तब पाए जाते हैं, जब भगवान समुद्घात होता है तब पाए जाते हैं, और या मरणांतिक समुद्घात होता है। मरणांतिक समुद्घात है। हाँ, तीन कारण है, या तो वहाँ कोई त्रस जीव में जाने वाला हो, उत्पाद वहां पर हो, उस त्रस जीव का उत्पाद के कारण, मरणांतिक समुद्घात के कारण, और लोकपूर्ण समुद्घात की अवस्था में तीन कारण होते हैं जिसमें त्रस नाली के बाहर त्रस जीव पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 ले रहे हैं। अधोलोक में स्थित रत्न प्रभा आदि ललिता जी, अगर 11वां नंबर का क्वेश्चन एक बार वापस हो सकता है क्या? अच्छा 11वें नंबर का। हाँ ठीक है। प्लीज सबको ना कर दीजिए, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। एक तो धनुष का मतलब नहीं समझ में आया। धनुष एक माप का चिन्ह है। एक योजन में 4000 धनुष होते हैं। माप का तो है, पर क्या हुआ? हाँ 1000 में 1 योजन में 8000 धनुष होते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या पूछना चाह रहे हैं जी आप? हाँ यही पूछना चाह रही थी। एक योजन में 8000 धनुष होते हैं। और ये 11वें क्वेश्चन एक बार, एक्चुअली मैं 2 दिन नहीं सुन पाई। हाँ ठीक है, लेते हैं 11वां नंबर। ललिता जी 4 हाथ का होता है क्या? हाँ एक धनुष 4 हाथ का होता है क्या? हाँ एक धनुष 4 हाथ का होता है। तो मतलब जिस समय के जीव हो उस समय की अवगाहना होगी ना उनकी, चौथे काल वाले की चौथे काल के वाले के हिसाब से। हाँ तो यहाँ जो 4 हाथ जब लेते हैं, 4 हाथ अपने समय में चक्रवर्ती के हिसाब से 4 हाथ अभी अपने लोग का भी तो 4 हाथ 2 हाथ 1 गज हो जाता है, तो 4 धनुष में शायद 2 गज होता है, इसलिए अपने हाथ से भी बैठ जाएगा वो। ये तो वैसा माप नहीं है ना, काल संबंधी माप नहीं है, ये हमेशा चलने वाले माप है ना। काल संबंधी जो माप होते हैं ना, झाड़ी वगैरह, ये जो नाप आता है प्रमाणा अंगुल वगैरह, ये उन चक्रवर्ती के हिसाब से रहता है। ये धनुष वगैरह चक्रवर्ती के हिसाब से नहीं रहता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3,62,61,241.2/3 धनुष कम जो होता है। ये दीपक कर्णानी योग में ना 2/7 लिखा हुआ है, तो 2/3 ही होगा ना ये? हाँ 2/3 होगा। तो
13 राजू तो एकदम सीधा साधा है कि नीचे की एक राजू की भूमि कम कर देना तो 13 राजू हो गया। 13 राजू में ये कैसे कम होता है? तो एक तो जो सप्तम नरक के नारकी होते हैं वो एकदम नीचे नहीं होते, बीच में होते हैं, तो नीचे वाली भूमि कम कर दी गई है। फिर सर्वार्थ सिद्धि से सर्वार्थ सिद्धि का ध्वजदंड 12 योजन ऊंचा होता है, वो कम किया गया है। फिर उसके बाद 8 योजन मोटी ईसदगार पृथ्वी होती है, वो कम किया गया है। और फिर तीनों तरह के ऊपर में वात वलय होते हैं, उनको कम किया गया है, जो 2 योजन के, 1 योजन के और 1575 सॉरी इसके 2 कोस के, 1 कोस के और 1575 धनुष मोटाई वाले 3 वात वलय होते। इसमें बहुत ही गलत लिखा हुआ है। 8 योजन यानी इसके ऊपर 2 कोश धनुष, 1 कोस 2000 कोस, 2000 1 कोस को, ये लाल वाली किताब जिसके पास हो, 1 कोस को 2000 कोस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोस को योजन कर दीजिए जिसके पास लाल वाली किताब हो। योजन नहीं, धनुष होगा ना? हाँ हाँ धनुष होगा, धनुष होगा हाँ ना? हाँ सॉरी हाँ धनुष होगा, धनुष होगा। उसको ठीक कर लीजिए, कोस को कोस हाँ लिख क्या बोले दिए। आंटी? आप किसको, आंटी आंटी किसको करना है? यहाँ लाल वाली किताब जिसके पास है वो 4000 धनुष ब्रैकेट में किया हुआ है, फिर उसके बाद 1 कोस बराबर 2000 कोस लिख दिया गया ब्रैकेट में, उसको 2000 धनुष कर लीजिए एवं 1575। तो ये क्या कह रहे हैं? त्रस नाली की ऊंचाई 14, इसका उत्तर पढ़ रहे हैं। त्रस नाली की ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। इसमें 7वें नरक के नीचे 1 राजू प्रमाण कलकल नामक स्थावर लोक है। यहाँ त्रस जीव नहीं रहते, अतः इसे 13 राजू कहा गया है। अब इसमें भी कहते हैं कि सप्तम नरक के मध्य भाग में ही नारकी हैं। नीचे के 3999.1/3 योजन यानी यहाँ धनुष से फिर बोल रहे हैं 3 करोड़ हो जाएगा क्या? 3,19,94,666 2/3 धनुष में नहीं है। कितने भाग में? इतने नीचे के भाग में नारकी नहीं है, तो नारकी नहीं है तो त्रस जीव नहीं है, और तो वहां क्यों कोई जीव होता नहीं है, नारकी होता है खाली। तो नारकी जितने दूर में नहीं है तो वो हो गया कि वहां तक त्रस जीव नहीं है। तो इतना कम तो ये हो गया सप्तम नरक का नीचे का हिस्सा। फिर इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में सर्वार्थ सिद्धि से ईसत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन का गैप है। सर्वार्थ सिद्धि का ध्वजदंड से 12 योजन के बाद ईसत प्रागभार पृथ्वी है, तो 12 योजन का 96,000 धनुष हो गया उसका। 8वीं पृथ्वी की मोटाई जो ईसत प्रागभार पृथ्वी है वह 8 योजन मोटी है, तो वो 64,000 धनुष उसका हो गया। अब इसके ऊपर कहते हैं 2 कोस का 1 वात वलय है, घन वात वलय। 2 कोस को अगर धनुष में बदलते हैं तो 4000 धनुष 4000 धनुष हो जाता है। 1 कोस और दूसरा जो घनोदधि वात वलय है वो 1 कोस का है, उसका 2000 कोस हो गया, 2000 धनुष हो गया। और तीसरा जो तनु वात वलय है वो 1575 धनुष मोटा वाला है। जो 3 वात वलय जहाँ त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं, वात वलय में केवल अस्थावर जीव पाए जाते हैं। तो इन सबको जब यहाँ पर जोड़ दिए, सबसे पहले 7वें नरक के नारकी का है 3,19,94,666.2/3 धनुष, फिर 96,000 ध्वजदंड नहीं, ये वाला है। ब्रैकेट करके माइनस क्यों लिखा है या डैश लिखा है? नहीं आपके में होगा, डैश तो नहीं है। आपके पास कौन सी किताब है? नहीं, रेड दीपक वाली है। ना तो गलत है, 1 मिनट। नहीं, हाँ। ब्रैकेट के बाद छोटा सा डैश है, इसका मतलब आगे ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, धनुष आएगा। नहीं, पर धनुष के लिए मतलब डैश लगाने की जरूरत पता नहीं। नहीं, वो बाकी है ना। नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन चेंज करते हैं ना, इसलिए डैश किया होगा। हाँ, इसमें डैश लगाने की क्या जरूरत है? नहीं तो नेक्स्ट लाइन चेंज हो रही है ना ललिता जी, धनुष को मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि माइनस क्यों कर दिया। माइनस नहीं, नहीं है नहीं। वो डैश है। वो डैश है तो प्लस ही होगा वैसे तो। नहीं डैश है वो, हाँ, कुछ अब नहीं समझ होगा। आया। डैश है इसमें। हाँ ये प्लस, ये ब्रैकेट होगा तो प्लस ही। ब्रैकेट तो इसलिए कर दिया ना कि बटा केवल इसी में, बाकी किसी में बटा नहीं है, हाँ वो इसलिए वो ब्रैकेट तो कर दिए होंगे, लेकिन होगा प्लस ही, माइनस नहीं होगा।
तो 3,19,94,666.2/3 धनुष, 96,000 हो गया ध्वजदंड वाला, जो ध्वजदंड है सर्वार्थ सिद्धि का। उसके बाद 64,000 प्रागभर पृथ्वी हो गई, 4,000 धनुष घनवात वलय हो गया, 2,000 धनुष घनोदधि वात वलय हो गया, 1,575 तनुवात वलय के हो गया। इतने में त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं। तो कुल मिला के हो गया 3,21,62,41.2/3 धनुष 13 योजन में कम। इतने 13 राजू में इतना कम करने पर जो शेष बचा उसमें त्रस जीव पाए जाते हैं। त्रस ये नाड़ी लोक के बाद 9वां वाला भी बताइए ना जरा से, लोक की चौड़ाई कहाँ कितनी है? कौन सा? क्वेश्चन 9। यहाँ त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं कि पाए जाते हैं? आपने क्या बोला? प्राप्त होता है पहला वाला लाइन। हाँ, इतनी जगह इतने धनुष में त्रस जीव नहीं पाए जाते। 13 राजू तो उन्होंने पहले कर दिया, एक राजू घटा के, कल भूमि का एक राजू घटा के 13 राजू बचा। 13 राजू में से भी इतने क्या नाम है धनुष में त्रस जीव नहीं पाए जाते, यानी इतना कम 13 राजू में त्रस जीव पाए जाते हैं। अच्छा, इतने में नहीं पाए, इससे कम में पाए जाते हैं और इनमें नहीं पाए जाते जो गिनती हाँ, दी। 13 राजू में इतना कम। हाँ, 13 राज्यों में इतना कम कर देंगे तो बाकी सब में त्रस जीव पाए जाते हैं। हाँ, 13 राजू का धनुष नहीं बन सकता, बहुत बड़ा असंख्यात है। हाँ, 9वां प्रश्न जो कह रहे हैं, नीचे अधोलोक के मूल में चौड़ाई 7 राजू, मध्य लोक में 1 राजू, ब्रह्मलोक में 5 राजू, जो हमने चित्र भेजा था उसमें लिखा हुआ भी था। हाँ, फिर लोक के ऊपर अग्रभाग में 1 राजू है। ये हमको समझ में आ गया इतना। अब ये जो बाकी नीचे जो दे रहे हैं, हाँ, जो वो नीचे 7 राजू है, नीचे 7 राजू है, मध्य लोक 1 राजू है, तो नीचे से तिरछा गया है, तो उसका इन्होंने निकाल के बताया है कि लोक मध्य से 1 राजू नीचे सरकरा पृथ्वी के अंत में वो कितनी है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वो तो 1 राजू थी। अब 1 राजू से कितना और बढ़ गया, 6/7 राजू, जो कि 7 नरक है और छठे नरक की बात है, इसलिए 6/7 राजू उन्होंने कर दिया। जब छठे नरक का बताएंगे तो 5/7 राजू कर देंगे और पूर्णांक 2 आ जाएगा दूसरा नरक होने से। फिर उसी तरह से अच्छा, नीचे तीसरा नरक आएगा। 7 राजू के बराबर है, जो पृथ्वी है उसका नंबर लिखा है, मतलब ऐसे क्या? 7 राजू तो 7 पृथ्वी के 7 राजू है ना, 7 पृथ्वी जो है वो 7 राजू में है। हाँ, 6 राजू में है, 7 राजू में तो नहीं है, 6 राजू में, 1 राजू में तो कल भूमि है, 6 राजू में है, परंतु हाँ, भूमि उसमें कितनी है, 7 है, तो इसलिए हाँ, 7 से बार बार भाग दिया जा रहा है, जो नीचे भाग दिया हाँ, जा रहा है, क्योंकि 7 भूमि इसलिए 7 से भाग दिया जा रहा है। जब पहले हाँ, पृथ्वी है तो लोक मध्य 1 राजू का है, जब पहली पृथ्वी तो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, तो वो कितना बढ़ जाता है, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, और जो कि 6 राजू में से कितना बढ़ा, तो 6 राजू में 7 से भाग दे दीजिए, उतना बढ़ा। अच्छा, तो मतलब 6 अब राजू में 7 नरक। चौड़ाई गिनने में अपने को यही बोलना पड़ेगा कि 1/6/7, मतलब ऐसे। हाँ हाँ, आप लोग ऐसे क्या तो इसको अपन 1 बोलते हैं? राजू बोलते हैं ना वैसे तो। हाँ, वैसे तो 1 राजू बोलने में आती है ना। नहीं, 1 राजू कैसे बोलेंगे, 1 राजू तो नरक को बोलने में आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। 1 राजू कैसे बोलेंगे, बोलिए। 1 राजू 1 तो मध्य राजू लोक है। चौड़ाई है ना, 1 राजू चौड़ाई। नहीं, चौड़ाई बढ़ रही है ना, हाँ, वो बढ़ नीचे रही है। नीचे, हाँ बढ़ रही है ना, इसलिए 1 राजू नहीं बोला जाता, कभी नहीं बोला जाता कि नरकों की चौड़ाई 1 राजू है, ये तो कभी भी नहीं बोला जाता, क्योंकि है ही नहीं, तो बोला कैसे जाएगा। हाँ, 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 तो उसी तरह से फिर दूसरे में चले जाते हैं तो 2 राजू तो अपने आप ही हो गया, और चूंकि उसके बाद 5 छठा ये निकल गया, एक नरक निकल गया, तो 5/7 भाग हो जाएगा उसका। इस तरह से एक एक राजू बढ़ाते जा रहे हैं, और एक एक भाग भी और बढ़ता जा रहा है, उसमें से जैसे जैसे नरक बचते जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक भाग कम होता जा रहा है, क्योंकि नीचे नरक कम होते। हाँ, और एक बार लास्ट में मतलब 7 राजू हो गया ना, 6/7 हो गया, तो मतलब 7 राजू आ गया, ऐसे हो गया ना, पूरा 7 राजू आ गया। 6 पूर्णांक 1/7 आ गया लास्ट हाँ, में। 1/7।
ठीक। इस प्रकार लोक में किन किन जीवों का कहाँ कहाँ निवास है। तो हाँ ये सॉरी हाँ, अधोलोक में स्थित रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्या हैं? प्रश्न नंबर 13। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्रम से गम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मघवा और माघवी है। रत्न प्रभा पृथ्वी के कितने भाग हैं और उनका कितना बाहुल्य यानी मोटाई है एवं लंबाई चौड़ाई कितनी है? रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं। अकृत्रिम चैतालय की पूजा जब करते हैं उसके जयमाला में आता है। रत्न प्रभा के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। इन तीनों का बाहुल्य क्रमशः 16,000, 84,000 और 80,000 योजन है। कितनी मोटी है? खर प्रभा तो 16,000 मोटी है, पंख प्रभा 84,000 मोटी है, अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। तो इस तरह से पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी हो गई? 1,80,000 योजन। इसमें ये पहला नरक का हो गया। पहला नरक का दूसरा नरक एक ही राजू में हो जाता है, क्योंकि 6 राजू में 7 नरक करना है, तो पहले के दोनों नरक एक राजू में समाहित हो जाते हैं। खर भाग में 1,000 योजन मोटी चित्रा, जिस पर हम लोग रहते हैं, वज्रा, बेडुरिया, लोहिता, मसार कल्पा, गोमेदा, प्रबाला, ज्योतिरसा, अंजना, अंजन मूलिका, अड्डका, स्फटिका, चंदना, सर्वार्धका, बकुला, सैला, ये 16 पृथ्वियां हैं। जो 16,000 योजन मोटी खर भाग है उसमें 1,000 योजन का ये इस तरह से लेयर पाया जाता है। सबसे ऊपर का लेयर का नाम चित्रा है। चित्रा इसका नाम क्यों है कि ये चित्र विचित्र है। जहां से भी खोदें, पूरी कहीं भी खुदाई करिए, कहीं से कुछ निकलता है, कहीं से कुछ निकलता है। चित्रा पृथ्वी का नाम इसी कारण से चित्रा पड़ा है। उसके बाद अगर 1,000 योजन अगर हम लोग उसको अगर खोद सकते हैं तो उसके नीचे वज्रा जैसा पटल मिलेगा, उसके नीचे बेडुरिया जैसे पटल मिलेगा। तो इस तरह से 16,000 में 16 पटल हैं जिनको खर भाग कहा जाता है। इन 16 पृथ्वियों के बीच में किसी प्रकार का अंतराल नहीं है। जैसे और जगह अंतराल बता रहे हैं आकाश और वातवलय, कहते इन 16 पृथ्वी एक पर एक है, कोई अंतराल नहीं है, एक पर एक लेयर हैं। इन 16 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक फैली होने से लोक प्रमाण है। कहाँ तक है इसकी चौड़ाई और लंबाई? तो कह रहे हैं लोक के अंत तक, यानी जो बाहर लोक है, तृष्णाली तो एक राजू की बनी हुई है, परंतु है कहाँ तक ये पृथ्वियां? लोक के बाहर तक। ललिता जी दोग दे रहे हैं। अपन लोगों को बोलते हैं रत्न प्रभा भी बोलते हैं, चित्रा भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, अपने पृथ्वी में रहते हैं। कैसे? रत्न प्रभा तो पूरे तीनों भाग का नाम हो गया। जैसे अपने कहे कि हम लोग कर्म कांड जी पढ़ रहे हैं, फिर हम कहीं कर्म कांड जी में स्थान बंध पढ़ रहे हैं, बंध स्थान पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह पूरी पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। उसमें फिर 3 भाग है, ये सामान्य कथन हो गया और वो विशेष कथन हो गया। ठीक है, धन्यवाद। दिखाई दे रहा है क्या ये वाला चित्र? ये जैसे ऐसे चित्र है, तृष्णाली तो बीचों बीच है, पर ये पृथ्वियां ऐसे पूरी जो लोक है कमर पर हाथ रखे पुरुष के समान, वैसे ये पृथ्वियां यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये केवल तृष्णाली में नहीं है, ये तृष्णाली में लेयर बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। एक इस कोने से लेके इस कोने तक है बिल्कुल, और अंदर 7 योजन गहरी है। जितनी भी ये पृथ्वियां बनी हुई है, जहां जहां जितनी यहाँ सामने चौड़ाई है
पूरी चौड़ाई में है, केवल त्रस नाली में नहीं बनी हुई है। ऐसा नहीं समझेंगे कि केवल त्रस नाली में बनी हुई है, ये पृथ्वियां त्रस नाली के बाहर भी, वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो किसी 16 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक फैली हुई है। कहने का मतलब भीतर भी 7 राजू तक है और सामने भी एकदम पूरी पूरी है। केवल ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर है, एक राजू के अंदर है, ऐसा नहीं है। ललिता दीदी प्रणाम, मैं विजया ठोलिया बोल रही नागपुर से। वो जो आपने बताया त्रस नाड़ी के बाहर जीव कहाँ कहाँ पाए जाते त्रस जीव, वो फिर से एक बार बताइएगा। त्रस जीव त्रस नाली में ही पाए जाते हैं, परंतु 3 अवस्था में त्रस नाली के बाहर भी त्रस जीव पाए जाते हैं। जैसे पहला कारण है उपपाद। उपपाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, वहां पर उत्पन्न हो जाना। तो कोई एक इंद्रिय जीव है त्रस नाली के बाहर और वो मर करके त्रस जीव में आने वाला है, त्रस में जन्म पाने वाला है। मरा कहाँ? वो त्रस नाली के बाहर, लेकिन त्रस नाली के बाहर मरते ही तो जन्म माना जाता है, तो वहां पर जन्म हो गया उसका, त्रस जीव का। विग्रह गति में त्रस नाम कर्म उदय से आ रहा है, इसलिए कहा गया कि वो त्रस नाली के बाहर त्रस जीव पाया गया। तो अपन ऐसा बोल सकते दीदी कि विग्रह गति में वो वहां से आ रहा है, तो वो विग्रह गति में त्रस नाड़ी के बाहर पाया जाता है, ऐसा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। विग्रह गति में वो त्रस जीव, त्रस नाम कर्म का उदय, उसी को तो कह रहे हैं ना, त्रस नाम कर्म के उदय से आ रहा विग्रह गति में, इसलिए त्रस नाली के बाहर त्रस जीव पाया गया। दूसरा कारण होता कोई त्रस नाली का त्रस जीव मरणांतिक समुद्घात करके त्रस नाली के बाहर अगर जन्म लेने वाला हो एक इंद्रिय में, तो मरणांतिक समुद्घात में जीव अपनी पर्याय से, अपनी जिस पर्याय में वो है त्रस पर्याय में, उसी पर्याय के आत्मा के प्रदेश का और कार्मन शरीर निकल के वहां पर स्पर्श करने जाता है। तो वो त्रस जीव जा रहा स्पर्श करने, मरने के पहले, वहां से आते ही उसका मरण हो जाता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वो त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया गया। तीसरा कारण बोलते हैं लोक पूर्ण समुद्घात में, जब केवली समुद्घात होता है तो उनके आत्मा के प्रदेश पूरे वात वलय तक में फैल जाते हैं, तब उस समय त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया गया। प्रणाम दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। ये जो चित्रा भूमि है, वो तो मालूम है कि चित्रा भूमि पे माने आप मन रहते हो, चित्रा भूमि है, वही है ना? क्या बोले, नहीं समझी मैं हीरा जी। चित्रा भूमि के बाद वज्रा, वेडुरिया, लोहिता, तो ये कौन सी भूमियां हुई फिर? चित्रा 16,000 योजन मोटी खर भाग है। रत्न प्रभा के 3 भाग हैं। सबसे नीचे अभूल भाग है जिसमें नारकी रहते हैं, उसके ऊपर पंख भाग है जिसमें भवनवासी देव रहते हैं, भवनवासी और व्यंतरवासी दोनों ही रहते हैं, और खर भाग है। खर भाग में 16,000 योजन मोटी पृथ्वियां बनी हुई है, 16 प्रकार की लेयर। पृथ्वियां क्या पूरा 16,000 को एक भाग कहा जा रहा है, तो 16,000 में 16 लेयर बने हुए हैं। जो सबसे ऊपर का लेयर है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज बना रहे हैं, पहले सीमेंट का लेयर दे दिए, फिर एक बालू का दे दिए, फिर आपने ईटा बिछा दिया, फिर आपने बालू बिछा दी, फिर आपने सीमेंट बिछा दी, तो उस तरह से इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो कहते हैं कि सबसे पहली तो चित्रा पृथ्वी है, उसके बाद अगर कोई खुदाई करने जाए तो 1,000 योजन के बाद उसको वज्रा पृथ्वी मिलेगी, और कोई कर सकता है तो उसके नीचे वेटुरिया मिलेगी। ये जो जितने भी खान में सामान निकल रहे हैं, ये क्या है, 1,000 योजन जो अपनी चित्रा पृथ्वी है, उसी के अंदर से तो सारी चीज निकल रही ना, जितनी अबरक की खाने हैं, सोने की, चांदी की, जो भी चीजें खाने हैं, जितने भी केमिकल्स वगैरह की, तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? चित्रा पृथ्वी जो 1,000 योजन मोटी है, उसी के अंदर से ये सारी चीज निकल रही है। तो ये चित्रा, इस कहीं से अबरक निकल रहा है, कहीं से कोई गैस निकल रही है, कहीं से कोई कैल्शियम क्या कहते हैं केमिकल निकल रहा है, कहीं से कोयला निकल रहा है, कहीं से हीरा निकल रहा है, कहीं से सोना। तो इसी कारण इसका नाम पड़ गया चित्रा पृथ्वी, क्योंकि चित्र भी चित्र है। बाकी सब 1,000 योजन मोटी है, वो जो नाम है वही चीज की बनी हुई है। ये 16 लेयर जैसे इसके लेयर है। ठीक है। इन 16 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक फैली हुई है। तो ये हमेशा हमको अपने लोग को ध्यान रखना है कि जो पृथ्वियां है,
जो लोक का आकार है, एक लोक के पहले छोर से लेके लोक के दूसरे छोर तक बनी हुई है। और भीतर भी जो 7 राजू गहरी है उस पूरे 7 राजू में है। वही चीज यहाँ बता रहे हैं, 16 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक फैली हुई है। यानी दोनों तरफ लंबाई भी अंत तक है और चौड़ाई भी अंत तक है। पंख भाग एवं अभूल भाग की भी लंबाई एवं चौड़ाई लोक प्रमाण है। इनकी भी कह रहे हैं, पंख भाग की भी, चूंकि रत्न प्रभा पृथ्वी का जो सबसे पहली पृथ्वी है उसी के 3 हिस्से बने, खर भाग, पंख भाग और अभूल भाग। तो कह रहे हैं कि केवल खर भाग ही नहीं, पंख भाग और अभूल भाग की भी लंबाई चौड़ाई लोक प्रमाण है, यानी लोक के अंत तक है। द्वितीय आदि पृथ्वियों का बाहुल्य मोटाई क्या है? द्वितीय शर्करा पृथ्वी की मोटाई 32,000 योजन। पहली वाली तो कितनी हो गई? 1,80,000 योजन हो गई, क्योंकि इसमें 3 भेद हैं। एक 16,000 योजन मोटी खर भाग है, और फिर 84,000 योजन पंख भाग है, 80,000 योजन अभूल भाग है। उसमें 3 भाग है, तो 1,80,000 योजन है। और दूसरी शर्करा पृथ्वी 32,000 योजन मोटी है। एक राजू में असंख्यात योजन मोटे हैं। दोनों पृथ्वी मिलाकर के भी, पहली दूसरी पृथ्वी मिलाकर के भी क्या हुआ? 2,22,000 योजन, मात्र 2,22,000 योजन है। कितना ये? एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। तो वो कहाँ है वो योजन? इनके नीचे 60,000 योजन के तो बात वाले बने हुए हैं, वो भी मात्र 60,000 योजन के। उसके बाद असंख्यात योजन का आकाश है। हर पृथ्वी के बाद असंख्यात योजन का आकाश है। तो 32,000 मोटी है दूसरी पृथ्वी। बालुका पृथ्वी 28,000 योजन है। पंख प्रभा 24,000 है। धूम प्रभा 20,000 है। तमय प्रभा 16,000 है योजन। महातम प्रभा 8,000 योजन मोटी है। सातों पृथ्वी का इन्होंने, पहली पृथ्वी का तो 3 भाग का बताया। अगर नरक का ही खाली उसमें देखें, नारकी का ही देखें खाली, तो वहां पर नारकी का भी केवल देखते हैं तो 80,000 योजन मोटा है। नारकी के रहने की भी जो वहां जगह है उसकी कितनी मोटाई, मतलब यहाँ मोटाई से मतलब ऊंचाई लेना है 80,000, क्योंकि चौड़ाई तो जो चौड़ाई लेंगे लोक से लोक तक है ऐसे तो, और ऐसे एक राजू में नारकी कितने में रहते हैं? तो एक राजू में है कहाँ तक? लोक प्रमाण तक है। तो इसलिए वो तो यहाँ मोटाई का मतलब उसकी ऊंचाई, मोटाई से मतलब यहाँ ऊंचाई लीजिएगा। इस तरह से सातों पृथ्वी की मोटाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, इन्होंने बताया। सातों पृथ्वियों का आधार क्या है? रत्न प्रभा आदि सातों पृथ्वियों के नीचे 20,000 योजन मोटे 3 वात वलय हैं, और उनके नीचे आकाश है। एक पृथ्वी दूसरी पृथ्वी से संश्लिष्ट नहीं है, करने का मतलब सटी हुई नहीं है। जैसे पहले खर भाग में हमने जाना कि 16 पृथ्वी एक दूसरे से संश्लिष्ट है, एक के ऊपर एक है। वैसे पहला नरक, आपस में नरक एक दूसरे से संश्लिष्ट नहीं है। पृथ्वी की मोटाई से कम एक एक राजू के अंतराल से पृथ्वियां स्थित है। क्या कह रहे हैं कि जितनी पृथ्वी है, जैसे 32,000 योजन मोटी है, 28,000 योजन मोटी है, तो कह रहे हैं एक राजू में से 28,000 माइनस करके जितना बचा उतना अंतराल है उससे नीचे वाली पृथ्वी का। जैसे पंख प्रभा 24,000 योजन मोटी है, तो एक राजू में 24,000 योजन माइनस करके उसके बाद जितना राजू का प्रमाण बचा उतना उतनी नीचे उसके नीचे वाली धूम प्रभा पृथ्वी है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी की मोटाई से कम एक एक राजू के अंतराल में पृथ्वियां स्थित है। ललिता जी, हाँ, ये सातों पृथ्वियों के नीचे 20,000 हजार योजन मोटे जो 3 वात वलय, उनके नीचे आकाश है। मतलब वात वलय हाँ, तो बाउंड्री हो गई, घिरा हुआ ही है, उसके नीचे मतलब क्या? नीचे के नरक के ऊपर, ऊपर के नरक के बात वलय के नीचे। बात वलय किसके सहारे से रहे? उनके जितने पटल आ रहे हैं। हाँ, बात वलय नहीं, पटल नहीं, पटल नहीं, भूमिया जो आ रही है, भूमिया पृथ्वियां बीच बीच में तो पृथ्वियां आ रही है साथ। जैसे 3 बात वलय, फिर पृथ्वी, फिर खूब आकाश,
फिर 3 वात वलय, फिर दूसरी पृथ्वी, फिर असंख्यात योजन आकाश, फिर 3 वात वलय, फिर तीसरी पृथ्वी, फिर असंख्यात योजन आकाश। वो बात वलय जहां भी है तो बात वलय के बाद आकाश नहीं आएगा, बात वलय के पहले आकाश आएगा, क्योंकि बात वलय आकाश के आधार से रहते हैं। तो आकाश होगा, इसमें बात उसके वलय नीचे होगा। आकाश है, इसका मतलब ये हो गया बात वलय नीचे आकाश के आधार से बात वलय हो गए। हाँ, आकाश बात वलय फिर पृथ्वी, फिर आकाश बात वलय फिर पृथ्वी, फिर आकाश बात वलय फिर पृथ्वी। हमारे कहने का मतलब है जो मनुष्य के आकार का जैसे लोक है, तीनों बात वलय से घिरा हुआ है ना अपना लोक, जो भी है ऊपर से नीचे तक जो शेप जा रहा है हमारा, ऐसे 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 जो जा रहा है, वो तीनों बात वलय जो है बाहर वाले, अंदर के नारकियों की पृथ्वी के साथ नरक के बीच की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आउटसाइड जितना भी बात वलय है तीनों, वो तीनों बात वलय के नीचे कैसे आकाश होगा ये पूछ रही हूँ। आकाश के अंदर ही है बीच ना, में तो समझ में आता है। आकाश के बीचों बीच है ना, आकाश के बीचों बीच है, जैसे आकाश के बीचों बीच है ये, और वो 8 दिशा से बात वाले एकदम जुड़े हुए हैं, कोई बीच में कटे हुए नहीं है। जैसे कभी आपने ये देखा है नाव में, कभी ध्यान दिया है, नाव जो चलाते हैं थोड़ी बड़ी नदी उदी में चलता है, बड़ी नदियों में, छोटी में नहीं, तो एक ऊपर ऐसे कपड़ा जैसे तना रहता है, कभी ध्यान दिया कि आप लोगों ने? वो ना चारों तरफ नाव से डोरी से बांधे रहते हैं, और उससे वो कपड़ा तना रहता है, और उससे वो नाव आगे आगे वो नाव को एकदम थामे रहता है। तो उसी तरह से 8 दिशाओं में ये बात वाले मिले हुए ना, इनका ऐसा कोई छोर नहीं है ना, कोई छोर नहीं है, 8 दिशाओं से ये मिले हुए बात वाले आकाश को थाम रखे हैं बाहर की मैं तरफ ये से। पूछना चाह रही हूँ, बाहर में घनोदधि, घन बात वलय, तनु बात वलय, ये जो तीनों बात वलय है, इसमें लिखा है बात वलय के नीचे आकाश, तो बीच का तो सारा समझ बाहर है, बात वलय के बीच में जो पृथ्वी है, बाहर की आउटसाइड जो है ना तीनों बात वलय, जो अंतिम बात वलय का आकाश कहाँ होगा ये पूछ रही हूँ। मैं आपकी बात नहीं समझ पाई किस्म जी। तीनों बात वलय से घिरा हुआ लोक है। हाँ जी, तीनों बात वलय से घिरा हुआ लोक है, और आप बोल रहे हैं बात वलय के नीचे आकाश है। हाँ तो जो बीचों बीच है ना, ये देखिए, ये लोक है अंतिम बात अपना, वलय के कैसे होगा मैं ये पूछ रही देखिए। हूँ। हाँ देखिए, ठीक है, आप जो पूछ रही हैं। ये अपना लाल किताब है, ये लोक है ना? हाँ ठीक है। ये 3 कॉपी है, जो 3 बात वाले, ये बात वाले के नीचे आकाश ठीक है। है ना? बात वाले के नीचे आकाश है, आकाश तो अनंत है ना, आकाश तो अनंत है, तो ये बात वाले के नीचे आकाश है, चारों बगल आकाश है, 8 दिशाओं में बात वाले को आकाश थाम रखा, 8 दिशाओं से। अब समझ गया। अच्छा, बीच का अच्छा ललिता जी, जो ये हवा वगैरह, ये जो अपन लोग लोक में रहते हैं, ये भी तो एक तरह से वही हवा से कनेक्टेड ही होगी ना, जहाँ यहाँ पे हवा चलती है, यहाँ पे भी तो बोलते सारे जितना भी ये खाली स्थान है वो सब आकाश है, तो वो भी तो आकाश ही है ना? हाँ, एक राजू के अलावा जो जगह है लोकाकाश में, वो तो एक राजू बीच में खाली कृष्णाली है, बाकी तो बाकी जैसे नीचे तो जो पृथ्वियां, वो पृथ्वियां बनी हुई है नीचे में जो है वो तो पृथ्वियां बनी हुई है। ऊपर जो स्वर्ग के विमान है वो कोई जल के आधार से है, कोई वायु के आधार से है, कोई जल और वायु के आधार से है, तो वही चीज वहां पर फैली हुई है पूरे उसमें लोक में, ऊपर के लोक में। और नीचे तो भूमियां हैं, कोई एक छोर से लेके दूसरे छोर तक है, बात वाले भी एक छोर से लेके दूसरे छोर तक है। ऊपर मध्य लोक के बाद न तो बात वाले है न कोई भूमियां है, फिर उनके विमान इतने बड़े बड़े, तो आता है जलाधार, वायु के आधार से, जल वायु के आधार से, ऐसे इन आधारों से, क्योंकि आज इतना बड़ा लोक भी तो किसके आधार से है? तनु बात वलय, ये मतलब हवा और जल के आधार से तो है। वास्तव उन लोगों को बात वलय को आकाश थाम रखा है, लेकिन वास्तव में ये जो लोक को कौन थाम रखा है? तो लोक को तो तीनों बात वलय ही थाम रखे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही थी ललिता जी, जो ये खाली स्थान है ना, जो अपन बोलते हैं जितना भी खाली स्थान है उसको आकाश ही बोलते हैं, जैसे अपन के सूरज चांद वगैरह सब है, ये खाली स्थान जो है ना बीच में,
जहाँ पे अपन रखते हैं उसको आकाश बोलते हैं। और जो ये हवा बह रही है वो हवा कौन सी है? जो हवा दिन भर बहती है अपने ऊपर, कभी आंधी तूफान वो सब, वो बात वाले से कनेक्टेड ही है क्या वो? नहीं नहीं, बात वाले से कोई मतलब कुछ भी नहीं लेना देना है, बात वाले से कुछ भी नहीं। बात वाले तो उसमें से कैसे नहीं, वो तो एकदम बिल्कुल जैसे जैसे आपने पाइप में पानी दे दिया, उस पाइप के अंदर के पानी को आप कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते उस पानी में आप। तो उसी तरह बात वाले के जो भी बात वाले बने हुए हैं उसमें किसी में जैसे घनी घनी वायु है, किसी में घना वाष्प है, किसी में पतली वायु है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो ऐसे राउंड ले रहा है, बस ऐसे राउंड में चल रहा है, वो घूम रहा है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कुटस्थ है, वो सारी वायुओं में, लेकिन अंदर ही अंदर है वो वायु बाहर नहीं आती है। वो उतनी भारी वायु अगर भीतर आ जाए तो पता नहीं क्या हो, वो नहीं आती है। और जितना खाली स्थान है अपना एक राजू के बाद में, तो आकाश है। और आकाश आया ना कि सब पूरा लोकाकाश 5 स्थावर से भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं आया कि पूरी तृष्णादि 5 स्थावर से भरी हुई है। कथन ये आता है, अभी अपने लोग शायद इसमें भी आ चुका है, कि पूरा लोकाकाश 5 स्थावर कायिक जीवों से भरा हुआ है। तो उस दिन हम ये प्रश्न उठाए थे कि भाई ये प्रश्न उठता है कि अगर 5 स्थावर कायिक से सारा लोकाकाश भरा हुआ है, तो हम लोग को तो कहीं भी अग्नि नहीं दिखती है, कहीं भी पृथ्वी नहीं दिखती है, कहीं भी वनस्पति नहीं दिखती है। तो आचार्यों ने जीवकांड जी में उत्तर दिया इसका कि ये सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है, और सूक्ष्म जीव हम लोगों के आंखों की योग्यता हम लोग में नहीं है सूक्ष्म जीव को देख सकने की। वो तो केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। इसलिए 5 प्रकार के जीव त्रस नाली के बाहर जो जितनी भी त्रस नाली में भी हैं, पर त्रस नाली के अंदर तो त्रस जीव भी हैं, और त्रस नाली के बाहर जितनी भी जगह है, सारी जगह में 5 स्थावर कायिक जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हम लोगों ने भी अनंतों बार वहां पर जन्म लिया है। त्रस नाली के बाहर उन तीनों बात वाले में, त्रस नाली के बाहर लोक के अंदर जितनी जगह है उसमें हमने अनंतों बार जन्म लिया है। ललिता जी, जय जय। मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। प्रश्न मेरा रिलेटेड है 10 नंबर प्रश्न से। उसमें लिखा है 7वीं पृथ्वी के मध्य में ही नारकी रहते हैं, नीचे त्रस जीव नहीं है रहते। तो इसका मतलब 7वां नरक की जो नरक भूमि बताई है, ऊपर और नीचे जीव नारकी नहीं है, सिर्फ मध्य के भाग में नारकी है, ऐसा होता है क्या? ऊपर जैसे जो बने हुए हैं, इनके बिल बने हुए हैं, है ना, बिल बने हुए हैं, तो उसके 3 हिस्से में से एक हिस्से में नीचे में बिल नहीं बने हुए हैं। 5 ही बिल है, इसमें बिल भी बहुत कम है। इसमें 7वें नरक में 5 ही बिल है, और वो 5वें नरक के मध्य में बने, तो सॉरी 7वें नरक के मध्य में बने हुए हैं 5 बिल। तो मतलब ऊपर का और नीचे का भाग खाली है? ऊपर से तो कोई मतलब नहीं, ऊपर त्रस जीव है ही है, कोई बात ही नहीं है। बात है नीचे की, ऊपर वाली जगह को नहीं लिया गया। जब इन्होंने त्रस जीव रहित काउंट किया तो ऊपर की जगह को नहीं लिया, क्योंकि वो तो लगातार वहां से वहां तक जीव पाए जा रहे हैं। क्योंकि नीचे में 1/3 हिस्से में उसमें, और कल भूमि में, और तीनों बात वाले में नहीं पाए जा रहे थे। उसी को कुछ ऐसे भी। प्रश्न नंबर 11 में, अरे कविता म्यूट करो अपने आप को। प्रश्न नंबर 11 में 3999 1/3 ये फिगर कहाँ से आई? सप्तम नरक के मध्य भाग में ही। प्रश्न नंबर 11 में सप्तम नरक के मध्य भाग में ही नारकी है, नीचे के 3999 1/3। तो ये 3999 1/3 फिगर कहाँ से आई? कहाँ? तो उसका 3 हिस्सा किया, जो अपना इसका बता रहे हैं ना आपको। तीसरा महात्मा पृथ्वी 8000 योजन मोटी है। हाँ, तो उसी का इन्होंने 3 हिस्सा किया। तो 8000 का 3 हिस्सा उतना नहीं आएगा ना, ये करीबन 4000 हो गया। हाँ, करीबन 4000 तो हो गया। इसको या तो मेरे पास बड़ा जीव का तिलोपन्नति हो तो मैं देखूं, है तो ये 8000 योजन मोटी। ये तो मेरे को याद है, मेरे पास नक्शा भी नरक वाला है। यहाँ दिया है, आगे 8000 योजन ही दिया है। ललिता जी मध्य बताया है, मध्य तो आधा ही होगा ना, मध्य तो आधा ही होगा ना। हाँ, ये भी आप ठीक ही कह रहे हैं कि मध्य तो आधा ही होगा।
आधा के ऊपर का तो कोई गिनती ले ही नरक नहीं के रहा है, मध्य मध्य बताइए का तो आधा। आधा ही होगा ना। लेकिन इन्होंने ना उस मंजू जी 1/3 कर दिया ना। 1300 नहीं 1/3 नहीं लिखना चाहिए था ना, फिर आधा आधा तो फिर हो गया। 4,000 होना चाहिए। अच्छा 3990 से ये 2999 अपन कैसे 8,000 ओजन है और 4,000 के बाद वो है पृथ्वी, तो आधा हो गई ना पूरी। नहीं ललिता जी, ये 3996 1/3 है, वो तो योजन है ना। ये 1 मिनट देखिए, 1/3 नहीं वो ठीक है, 1/3 और फिर नीचे 2/3 ये 1/3 नहीं होकर के 2/3 होगा, ये भी गलत छपा। 2/3 तो धनुष में आ रहा है, 2/3 तो धनुष में आ रहा है, ये योजन की बात है। 3,999 1/3 योजन का इक्वल टू 3 करोड़। आप मल्टीप्लाई करके देखिए आप, ये है ना, इसको 8,000 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? हाँ मैं बोल रही हूँ इंटू 8,000 होगा ना। एक योजन, हाँ एक योजन इंटू 8,000 होगा ना, तो 3996 1/3 इंटू 8,000 आ गया क्या? 19 94 666 आ गया क्या? 2/3 2/3 का भी करिए। 2/3 इसको ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा ना फिर। 8,000 3 आएगा, 8,000 कटेगा नहीं। 1000/3 नहीं तो फिर तो ये 1/3 नहीं, ये 1/3 गलत है। तो ये क्या नाम है सो इसका 2 नहीं बन रहा इसका। बाकी तो संख्या आ जा रही है ना। 8,000 को 9/8 कहाँ आ रहा है इसका? मेरा नक्शा भी यहाँ पर नहीं है, मैंने नक्शा में सारा समझा रखा। नहीं तो इसमें ललिता जी ऐसा नहीं हुआ, 3,999 है तो एक योजन बचा, एक योजन का 1/3। नहीं तो फिर तो ये आधा जो क्यों कर दिया है? 8,000 का 4,000 क्यों कर दिया? करीब करीब 4,000 कर दिया ना। 1,000 का नहीं है, नक्शा नहीं है, देख ली थी, कल ही देख ली थी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल मध्य में है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। कहाँ किताब मेरे पास? तिलोई पन्नती का। चलिए देखते हैं, कुछ मिलता है तो कल गूगल में। जी जो मंजू जी ने क्वेश्चन किया हवा के बारे में, वो तो यही हुआ ना कि जो जहाँ अपन रहते हैं वहाँ भी आकाश है ना। आकाश तो सभी जगह है, सुनने को आकाश है। उसी हवा के लिए पूछा ना उन्होंने। और आकाश ही नहीं ना है, सारे द्रव्य है ना, 5 स्थावर कायिक, जैसे बोले ना 5 स्थावर कायिक से सर्वत्र लोकाकाश ठसाठस भरा हुआ है। तो मतलब बात वलय वाली चीज यहाँ कुछ नहीं आ रही है। इसको मतलब ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि बात वलय वायु का बना हुआ है, जल वाष्प का बना हुआ है तो उसमें से चीजें आ रही नहीं। वो तो एकदम जैसे मान लीजिए कि आप एक गोल पाइप में पानी भर दीजिए, वो पाइप गोल पाइप में नाचता रहेगा, बाहर नहीं आएगा ना। तो उसी तरह से एकदम मिले हुए हैं, कहीं भी इसमें जोड़ नहीं है कि वहां से वो लौट के फिर ऐसे आता हो। वो बस ऐसे घूमते रहते वायु उसमें आपस में, आठों में आपस में वायु पूरे में घूमती रहती है, कोई निकलती नहीं, उसमें से निकल नहीं सकती है। वो वैसा ही बना हुआ उनका एकदम। साइकिल का टायर जैसे। हाँ जैसे, हाँ साइकिल का टायर जैसे होता है ना वैसे। तो यहाँ वाली जो हवा है वो स्थावर हवा होगी, स्थावर जीवों की हवा जो यहाँ वाली है। तो सभी नहीं, स्थावर जीवों की हवा उसमें भी है, उसमें भी जीव हैं। हाँ, वायुकायिक जीव से तो वायुकायिक जीव की तो हवा बनेगी ना, तो वहां भी वायुकायिक जीव है, उसी की हवा है, उसी का मतलब शरीर है। और यहाँ भी जो है सो वायुकायिक जीव है। 5 स्थावर कायिक तो सभी जगह है ना।
वात वाले में केवल स्थावर कायिक, जल और वायु कायिक है, और बाकी लोकाकाश तो बोले ना कि सर्वत्र लोकाकाश पूरा ठसाठस लिखा हुआ कि ठसाठस भरा हुआ पांचों स्थावर कायिक से। सातों पृथ्वी, ये तो हो गया ना। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में पटलों की संख्या कितनी है? पटल मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए जो हम लोग कहते हैं ना, 1 माला 2 माला 3 माला, अपने लोग घर को जैसे कहते हैं उसी तरह से है। लेकिन हम लोग हम लोग तो लेकिन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जा सकते हैं। नारकी एक पटल, पहले पटल वाले दूसरे पटल में अथवा दूसरे पटल वाले तीसरे पटल में आपस में नहीं जा सकते हैं। रत्न प्रभा में 13 पटल हैं, सरकरा प्रभा में 11 पटल हैं, बालुका में 9 है, पंख प्रभा में 7 है, धूम प्रभा में 5 है, तमह प्रभा, देखिए महातमा में तो एक ही है, हमको 5 याद था। तमह प्रभा में 3 है, महातमा प्रभा में 1 पटल है। नहीं, हाँ पटल 1 है लेकिन बिल 5, मैंने बिल कहा था, बिल 5 है, इसमें तल्ला नहीं है। सब महातम इसमें कोई फ्लोर नहीं है, बस एक ही है जो है। सातों पृथ्वियों के कुल पटलों की संख्या 49 है। ये पटल एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं, ये इनके बीच में कोई बात वलय वगैरह नहीं है। जिस तरह से अपने मकान का फ्लोर रहता है, ऐसा नहीं कि एक फ्लोर बन गया फिर दूसरा फ्लोर 10-20 मीटर बीच में खाली जगह है और फिर दूसरा फ्लोर बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से इनके पटल भी एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में बिलों की संख्या कितनी है एवं बिलों की रचना कहाँ पर है? रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और मात्र 5 बिल हैं। 7वें नरक में मात्र 5 बिल हैं। प्रथम पृथ्वी का अबहुल भाग एवं अन्य 5 पृथ्वियों में नीचे ऊपर की 1-1 हजार योजन मोटाई छोड़कर बीच में जितने जितने पटल बने हैं उनमें अनुक्रम से बिलों की रचना है। 7वीं पृथ्वी 8000 योजन मोटी है, इसमें ऊपर नीचे बहुत मोटाई छोड़कर मात्र मध्य में बिलों की रचना है। ये बिल ही नरक कहलाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी पृथ्वियां हैं उसमें 1000 योजन ऊपर 1000 योजन नीचे बिल नहीं बने हुए हैं। बिल कहाँ शुरू बनने होते हैं? 1000 योजन के बाद, अब ऊपर 1000 योजन के नीचे ही समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से मोटाई 1-1 हजार छोड़ करके बीच में ये पटल बने हैं। अनुक्रम से बिलों, उनमें अनुक्रम से बिलों की रचना है। कैसे रचना है इसमें आएगा कि नहीं पता नहीं। बिल 3 प्रकार के बने हुए हैं, त्रिकोण है, गोल है और चौकोर है। स्क्वायर में है, ट्रायंगल में है, सर्कल में है। इस तरह के 3 तरह के बिल पाए जाते हैं। जो दिशाओं और विदिशाओं में बिल होते हैं उनका नाम श्रेणीबद्ध बिल है। और उन श्रेणीबद्ध बिलों के बीच बीच में जो, जैसे हम फूल फेंके तो वो कैसे छिट जाते हैं, छिड़क जाते हैं, वैसे छीटे हुए से जो बिल बने हुए हैं उनका नाम प्रकीर्णक है। आना चाहिए शायद, आगे देखते हैं। अगला ही है। नरक पटलों में बिलों का विन्यास किस प्रकार है? नरक पटलों में बिलों का विन्यास इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप में है। सभी जितने भी बिल हैं उनके बीच में एक इंद्रक बिल होता है। 8 दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल होते हैं। उन श्रेणीबद्ध बिल के बीचों में जो फेंके हुए फूल की भांति प्रकीर्णक बिल होते हैं। जो अपने पटल के सर्व बिलों के ठीक मध्य में होता है उसे इंद्रक बिल कहते हैं। इस इंद्रक बिल के चारों दिशाओं एवं विदिशाओं में जो बिल पंक्ति रूप से स्थित है उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। जो श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में बिखरे हुए पुष्पों के समान यत्र तत्र स्थित हैं उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। यह रचना प्रत्येक ये एक पटल दूसरे में के पास जा सकते हैं क्या? हाँ, एक पृथ्वी वाले जितने बिल हैं, चाहे श्रेणीबद्ध हो या प्रकीर्णक हो या इंद्रक हो, ये एक दूसरे के जा सकते हैं क्या? शायद तो नहीं जा सकते हैं। हाँ? शायद तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऐसे है, इनका वर्णन आएगा, आना चाहिए इसमें। असंख्यात योजन वाले बिलों में
असंख्यात नारकी रहते हैं। संख्यात योजन वाले बिल में संख्यात नारकी रहते हैं। इससे ये मतलब निकल जाता है कि एक बिल से दूसरे बिल में नहीं जा सकते हैं, नहीं तो संख्या नहीं बनती। यह रचना प्रत्येक पटल में रहती है। प्रथम पृथ्वी के नरक के 13 पटल में 13 इंद्रक बिल हैं। दूसरे आदि नरकों में पटलों की संख्या के अनुसार ही क्रमशः 11, 9, 7, 5, 3 और 1 इंद्रक बिल हैं। कुल इंद्रक बिल 49 है। 49 ही पटल थे, 49 इंद्रक बिल हैं। प्रथम नरक के प्रथम पटल में स्थित इंद्रक बिल की एक एक दिशा में 49 और विदिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल है। किसमें कह रहे हैं? प्रथम नरक के, यानी जो अबहुल भाग है उसका जो प्रथम पटल है 13 पटल में से, तो उसमें दिशा में तो 49 है, विदिशा में 48 श्रेणीबद्ध बिल है। यानी 4 दिशा में तो 49 हो गया, 4 विदिशाओं में 48 हो गया। द्वितीय आदि इंद्रक बिल से लेकर सप्तम नरक तक अंतिम इंद्रक बिल तक श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या एक एक कम होते होते अंतिम इंद्रक बिल के चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल मिलता है। वहां तो 5 ही है, चारों दिशाओं में बस एक एक होगा, विदिशा में भी नहीं होगा और प्रकीर्णक भी नहीं होगा। परंतु विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल करे ना, परंतु विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल नहीं पाए जाते हैं। 7वें नरक में ये बिल श्रेणीबद्ध बिल नहीं पाए जाते हैं, एक केवल इंद्रक और चारों दिशाओं में एक एक, विदिशाओं में नहीं होते हैं। बिलों का विस्तार और आकार क्या है? इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले ही होते हैं। श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले ही होते हैं। प्रकीर्णकों में कुछ प्रकीर्णक बिल संख्यात योजन, कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। ये बिल गोल, चौकोर और त्रिकोण आकार वाले होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल इस आकार के होते हैं। नरक बिलों में ललिता जी, ये एक एक कम होते, एक एक कम मतलब किसमें? 49, 48 फिर ऐसे कैसे कम है? फिर उसके नीचे के नरक में जो चारों दिशाओं के बिल है वो 48 हो जाएगा, और जो विदिशाओं के श्रेणीबद्ध बिल है वो 47 हो जाएगा। तो इस तरह से घटते जाएंगे, घटते सारे। ये नहीं, ये तो अभी पहले, सॉरी, ये तो पहले प्रथम पटल का, प्रथम नरक का प्रथम पटल है। यहाँ 13 पटल है, यही 13 का बताएंगे। हाँ, मतलब हर पटल, जैसे आपने बोला ना 49 ही पटल है, तो 49 में कम करते करते लास्ट में एक हो जाएगा। हाँ, तो एक हर पटल में होएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, हर नीचे जाके अपने आप एक एक ही बचेगा। फिर 49 पटल है तो कम होते होते 49 पटल है तो उसका एक एक से दिशा वाला तो बच गया एक एक, लेकिन विदिशा वाला तो ऑलरेडी पहले से ही एक कम है, तो वो बचा नहीं, तो खाली उसमें दिशा वाले 4 बिल आएंगे और एक इंद्रक आएगा। नरक बिलों में शीत आदि की बाधा किस प्रकार है? प्रथम नरक पृथ्वी से लेकर 5वीं नरक पृथ्वी के 3/4 भाग पर्यंत अति उष्ण वेदना, 5वें नरक पृथ्वी के शेष 1/4 भाग में तथा 6ठी और 7वीं नरक की पृथ्वी में अतिशय शीत वेदना है। अर्थात कुल 30,000, 25,000, 15,000 जोड़ के 10,000 और 2,25,000। हाँ, 30 लाख 30,000 पड़ रहा है। 30 लाख, 25 लाख, 15 भाई लाख, साहब कितनी 10 हेल्प लाख करते हैं आपकी। रुपया ये लोग गिनते इसलिए लाख और हजार जल्दी से ये लोग पकड़ते हैं। ये हमारी मंजू जी पकड़ेंगी जल्दी से। 2 लाख, 82,25,000 बिलों पर्यंत अत्यंत उष्ण वेदना है। 1,75,000 बिलों में अत्यंत शीत वेदना है। प्रत्येक पृथ्वी के नारकियों में लेश्या की व्यवस्था किस प्रकार है? किसी को ललिता जी 1,75,000 है क्या? हमारे तो खाली 75,000 ही है। क्या बोले? सबसे नीचे की लाइन में 1,75,000 है क्या? हाँ, 1,75,000 होगा। हाँ, नहीं, इसमें खाली 75,000 ही है।
ब्रैकेट में जोड़ेंगे ना, जोड़ दिखा है ना, पहले जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो होगा ना। पहले खाली 75,000 ही है ललिता जी। एक मिनट, नीचे से ऊपर दूसरी लाइन में 82,25,000 बिलों पर्यंत अत्यंत उष्ण वेदना है। फिर ब्रैकेट में क्या है? 84 लाख बिल है ना, टोटल बिल 84 लाख है। तो 84 लाख बिल में से 82,25,000 में तो उष्ण वेदना है, 1,75,000 में शीत वेदना है। हाँ नहीं, उसका ब्रैकेट में अलग बताया है ना, 75,000 प्लस 99,995 प्लस 5। इसमें एक ये गलती है यहाँ पर लाल किताब में 9,995 दे दिया इसमें। 99,995 होगा। हाँ 99,000 ही है। एक 9 और लिखा जाएगा। हाँ, एक 9 और लिखाएगा। 99,995 है। वो लास्ट में खाली केवल 5 तो प्लस 5। 4 9 है ना, 9 4 होंगे ना। 4 9 होंगे। 4 9। पर इससे पहले वाले में तो 75,000 ही है, 1,75,000 नहीं है। नहीं टोटल 1,75,000 हो जाएंगे ना। हाँ तो ये तो 75,000 यहाँ ठीक है क्या? यहाँ तो ठीक ही है ना। ये जो 99,995 में 5 मिलाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख में 75,000, 1,75,000 हो गया। प्रत्येक पृथ्वी के नारकियों में लेशिया की व्यवस्था किस प्रकार है? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। प्रथम और द्वितीय पृथ्वी के नारकियों में कापोत लेशिया, तीसरी पृथ्वी के उपरतन बिलों के नारकियों के कापोत लेशिया, और नीचे के बिलों के नारकियों में नील लेशिया। चतुर्थ पृथ्वी के नारकियों में नील लेशिया, ऊपर के तले में नील लेशिया नहीं, यहाँ इसमें खाली नील ही। हाँ पूरी नील होगी, चतुर्थ में उसमें आएगी। फिर चतुर्थ पृथ्वी के नारकियों में नील लेशिया, पांचवी पृथ्वी के ऊपर के बिलों में के नारकियों को नील लेशिया, और नीचे के बिलों के नारकियों को कृष्ण लेशिया। छठी पृथ्वी के नारकियों को कृष्ण लेशिया, सप्तम पृथ्वी के नारकियों में परम कृष्ण लेशिया होती है। जहाँ शीत स्थान है वहाँ सब जगन्य लेशिया, एकदम कृष्ण लेशिया। तो नरक नीचे नीचे ये हो रहा है ना, ज्यादा दुखदाई है ना। ज्यादा पापी आदमी नीचे जाते हैं ना, ज्यादा खराब लेशिया वाले नीचे जाते हैं, वही पाए जाते हैं वहां पर। नारकियों में द्रव्य लेशिया, शीत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाँ लेशिया वहां पर चूंकि आयु भी ज्यादा है, दुख भी ज्यादा है ना, तो उस हिसाब से वहाँ जिनको कृष्ण लेशिया होती है वही 7वें नरक में, 6ठे नरक में जाते हैं। ललिता जी, जो शीत और उष्ण का वर्णन है वहां पे भी ऐसे फर्क होगा ना, कि मतलब पहले नरक में थोड़ा कम वेदना होगी, बाद में ज्यादा वेदना होगी, मतलब शीत और उष्ण की वेदना। नहीं, पहले नरक में नहीं, प्रत्येक पटल में अंतर है। अच्छा, हर एक जगह अंतर है। हाँ, प्रत्येक पटल में थोड़ा थोड़ा, जैसे उष्ण है तो थोड़ा बढ़ रहा है, हर एक पटल में बढ़ रहा है। प्रत्येक नरक में नहीं, प्रत्येक पटल में बढ़ रहा है। प्रत्येक पटल की आयु भी अलग अलग है। हर एक पटल के, जैसे पहले नरक में 13 पटल हैं, तो 13 पटल के नारकियों की आयु अलग अलग है। 13 पटल की आयु एक जैसी नहीं है, सबकी जघन्य और उत्कृष्ट अलग अलग। तभी तो पहले नरक की आयु कितनी है? 1 सागर, और वो 84 लाख वर्ष में है ना, वो शायद राजा 84,000 और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, 10,000 वर्ष है। तो यहाँ की 10,000 वर्ष है, और इसकी आयु पहले पटल की उत्कृष्ट आयु 84 लाख है। वही 84 लाख और एक समय दूसरे पटल की जघन्य आयु हो जाएगी, और फिर नहीं 10,000 एक वर्ष जघन्य आयु हो जाएगी, और फिर ऐसे करके हर एक पटल में भी बढ़ रहा है। मेरे को पूरी संख्या याद नहीं है। 84,000 है ना, 84 लाख थोड़ी है, 84,000 याद है। 84,000 है कि 84 लाख है? 84,000 है क्या? 84,000 है। हाँ 84,000 है, 84,000 है। तो हर एक पटल की आयु भी अलग अलग है, हर पटल की लेशिया में भी अंतर पाया जाता है। जैसे कृष्ण लेशिया है तो अलग अलग पटल में उस लेशिया में उतार चढ़ाव पाया जाता है। एक प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 17। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। रत्न प्रभा पृथ्वी में 13
13 पटल बताया है इन्होंने। हाँ तो ये रत्न प्रभा पृथ्वी में जो 13 पटल है वो सिर्फ बहुल भाग में है। हाँ खर भाग में और पंख भाग में पटल नहीं है। नहीं, खर तो ये भाग 80 में तो खर भाग में तो 16 प्रकार के व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं, और राक्षस कुमार और क्या नाम है, असुर कुमार देव पंख भाग में रहते हैं। बाकी 16 प्रकार खर भाग में 16 प्रकार के व्यंतरवासी भवनवासी देव रहते हैं, और पंख भाग में 2 प्रकार के देव रहते हैं, अबुल भाग में नारकी रहते हैं। ये रत्न प्रभा पृथ्वी की जगह अपन बहुल भाग समझ लेना। हाँ, जब हम पृथ्वियों का वर्णन करेंगे, पृथ्वी 7 कौन सी है, तो हम बोलेंगे रत्न प्रभा। लेकिन जब हम विशेष कथन में जाएंगे, भाई रत्न प्रभा में नारकी कहाँ रहते हैं, तब हमको कथन करना पड़ेगा कि भाई खर भाग और पंख भाग में तो देव रहते हैं, और उसके अभुल भाग में जो नीचे है, सबसे रत्न प्रभा का नीचे का भाग है, उसमें नारकी रहते हैं। नारकियों में द्रव्य लेशिया तो आयु प्रमाण एक सरीखी रहती है, परंतु भाव लेशिया एक रहते हुए भी उसमें अंतर्मूर्त में परिवर्तन होता है। अर्थात कापोत आदि में मंद, मंदतर, मंदतम आदि अनेक अवांतर भेद होता है। तो एक ही लेशिया में कभी जघन्य होगा, कभी उत्कृष्ट होगा, कभी मध्यम चलेगा, इस तरह से परिणाम चलता रहेगा। और बाकी द्रव्य लेशिया तो उनकी सब नारकियों की एक सी होती है, एक की नहीं, सब नारकियों की, और आयु प्रमाण तक एक ही रहती है। अवांतर माने? हाँ, अवांतर माने बहुत सारे आगे आगे, अवांतर माने बहुत तरह के भेद होना, आगे आगे बहुत भेद होते हैं भाई। जघन होती है, फिर मध्यम हो जाती है, फिर उत्कृष्ट। अवांतर भेद माने उसके बाद में, जैसे मान लो, जैसे कहे जीव एक है, जीव के अवांतर भेद कितने हैं, कितनी तरह के हैं। त्रस हैं, फिर एक स्थावर हैं, फिर स्थावर 5 हैं, फिर त्रस 2 तरह के हैं, 2 तरह के नहीं, विकल्त्र हैं, फिर संगी असंगी हैं। तो ये क्या हुए, जीव के अवांतर भेद। इसको क्या कहा जाएगा? जीव तो वास्तव में जीव जब बोलते हैं तो जीव नाम से एक ही संज्ञा हुई जीव भाई, लेकिन जीव का अवांतर भेद कितने हैं? तो जीव के अवांतर भेद बहुत हैं। इसको प्रतिभेद नहीं बोलेंगे क्या? प्रतिभेद नहीं बोलेंगे, अवांतर भेद को क्या बोलेंगे? क्या कौन सा क्या भेद बोलेंगे? जैसे आपने अवांतर बोला ना कि आगे आगे, लाइक जैसे कि, तो हाँ। ये तो प्रतिभेद नहीं बोलेंगे, भेद के और भेद नहीं बोलेंगे क्या? हाँ, उत्तर भेद जैसे, लेकिन अवांतर का मतलब उत्तर भेद नहीं होता भाभी, और आगे आगे भेद होते जाना। अवांतर का मतलब उत्तर भेद नहीं होता, जो आप कहना चाह रही हैं, जिसको हाँ। उत्तर भेद कहते हैं ना भाई, मूल प्रकृतियां 8 है, उसके हाँ। उत्तर भेद 148 है, ये अपने हाँ। बोलते। तो यहाँ पर उत्तर भेद नहीं लगेगा भाभी, अंतर से भेद होगा ना, अंतर से भेद। अवांतर माने अंतर से भेद है। और एक ललिता जी, आपने बताया कि खर भाग में व्यंतर और ज्योतिष के देव रहते हैं, असुर जाति के देव रहते हैं ना? तो बताया तो हमने कि पंख भाग में असुर और राक्षस कुमार रहते हैं, और बाकी 16 प्रकार के देव, टोटल 18 प्रकार के देव हैं, भवनवासी और व्यंतर, जहां तक मुझे याद है। हाँ, तो 16 प्रकार के तो रहते हैं खर भाग में, और 2 प्रकार के देव रहते हैं पंख भाग में। 2 प्रकार के मतलब असुर जाति और राक्षस जाति के। हाँ, यही लड़ाने, यही नरक में जाते हैं लड़ाई कराने। लड़ाई कराने के लिए, हाँ, तीसरे नरक तक। हाँ, जो देव रहते हैं वो भी नरक की भूमिया ही हो गई क्या? हाँ, वो भूमि भी नरक की हो गई क्या? कौन सी भूमि? जिसमें असुर जाति के देव रहते हैं। अभी हमने कहा ना, जब बोला जाएगा भाई 7 नरक का नाम क्या है, तो बोलेंगे रत्न प्रभा, पंख प्रभा, बालुका प्रभा, है ना। लेकिन जब भाई रत्न प्रभा में, जब हम विशेष विशेषण में जाएंगे, भवंत्रिक कहाँ रहते हैं, तो भवंत्रिक ज्योतिष तो आकाश में रहते हैं, सुमेरु पर्वत की चक्कर लगाते वहां रहते हैं, और बाकी 2 कहाँ रहते हैं? तो रत्न प्रभा नरक में ही रहते हैं। उसके 3 भाग हैं, 2 भाग में ये लोग पाए जाते हैं, 1 भाग में नारकी रहते हैं। तो फिर नरकों के जो दुख होते हैं इनके भी होते हैं क्या? इनको कैसे होंगे? ना 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 ना, इनको तो दुख नाम की चीज ही नहीं है, चाहे भगवंतर के ही देव क्यों ना हो, दुख नाम की चीज इनको भी नहीं है। तो भूमि तो नरक की है ना? नहीं, भूमि नरक कहाँ, नरक की भूमि है?
वो शीत रत्न वेदना प्रभा। वहां थोड़ी। हाँ, रत्न प्रभा है ना, तो जो उष्ण वाली बात आई है वो अरुण भगभाग से आई है, ऊपर रत्न प्रभा से नहीं आई है वो उष्ण वाली बात। ये नारकियों के दुख है ना, ये नारकियों के दुख है। जहां से नरक चालू है, नरक नारकी जहां से चालू है वहां से दुख है, उसके ऊपर नहीं। देवों को तो दुख है ही नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है। देव तो किसी भी मतलब ये हो, चारों प्रकार के देव में से कोई भी देव हो, दुख उनको नहीं होता देवों को। एक बार आपने समझाया था ना ललिता जी, 4th फ्लोर की बिल्डिंग की तरह की। रत्न प्रभा पृथ्वी के पहले तला में अबुल बाग में नारकी रहते हैं, फिर वो देव रहते हैं, चौथे तला में हम लोग रहते हैं। चित्रा पृथ्वी से ऊपर हम लोग 4th फ्लोर मान के अपन विचार किए थे कि हम लोग रहते हैं। अब देखिए ना, घर में ही 4 तल्ला की बिल्डिंग में नीचे वाले तल्ले में कितनी गर्मी रहती है। वही तो दूसरे में कम रहती, तीसरे में उससे कम रहती है, चौथे में और कम रहती है। नारकियों में विक्रिया की क्या व्यवस्था है? ललिता जी, ये जो पंख भाग के जो देव होते हैं, असुर और राक्षस, इनको दुख तो नहीं होता है कोई तरह का, लेकिन ये लोग जो भिड़ाने जाते हैं जो दूसरे तीसरे नरक तक, तो ये क्या फिर क्या टाइप के देव हुए? फिर ये क्या मर के फिर क्या बनते हैं? नारकी बनते हैं क्या? देव नारकी में नहीं जाता भाभी, चाहे ना किसी का जाते हो। नहीं है, पर कभी तो मतलब बांध के रखा हुआ है ना उनको। अगर पाप बहुलता होगा भाभी, यहाँ भी आकर के बन जाएगा, सिंह बन जाएगा, कुछ त्रियंच में जा सकता है ना देव। वो त्रियंच में कम लड़ाकू त्रियंच होते हैं क्या? कितने लड़ाकू त्रियंच होते हैं? हाँ, होते तो हैं, पर वो मतलब कि उन्होंने ऐसा बांध लिया, एक पर्याय धारण किया और दूसरे में फिर चले गए। हाँ, तो पंचेंद्रिय त्रियंच बन जाएंगे खूब लड़ाकू, शेर चीता, पता नहीं कितने भयानक भयानक जीव होते हैं। कभी कभी असुर डिस्कवरी चैनल कुमार ये बच्चा लोग लोग चालू करता, वही बनेंगे क्या? तो फिर ये देखते लोग हैं। जो लड़ाने जाते क्यों है? लोग क्या ऐसा क्यों करते हैं? अभी नहीं जाते हैं ना, अम्बारीश जाति के देव जाते हैं खाली, असुर कुमार में भी। लेकिन हमको ये नहीं जाते तो देव ही है ना। हमको ये जाते तो बताइए, देव ही है, हर कोई भी आदमी नाम का, हो चाहे। एक आदमी को रोज पिक्चर देखने में आनंद आता है, एक आदमी को रोज कुछ लिखने में आनंद आता है, एक आदमी को तरह तरह की चीज खाने में आनंद आता है, एक को किसी को खूब गप हाँकने में आनंद आता है। तो सबका अलग अलग है ना, आनंद उठाने की जरिया सबका सबका अपना अपना। उनको लड़ा के मजा लगता है। यहाँ आप उनकी बात क्यों कहते हैं? यहाँ जो 2 बैलों को और साड़ों को क्या चीज को लड़ाते रहते हैं, लोग सुनते हैं। वो 2 आटा का मुर्गा को लड़ाया था कौन सा राजा? ये सब चीज तो कुसुम जी ज्यादा बढ़िया से बताएंगे। यशोधर चरित्र में आता है। 2 ठो नहीं, इतना उसको लड़ाने का शौक था, आटा का मुर्गा बना के लड़ा दिया। बोलिए, आता है लोगों को मजा लड़ाने में, मजा तो आता ही। ऐसे लोग लड़ाते रहते हैं ना, 2-2 सांडों को लेकिन लड़ा ये तो देते हैं 100 लड़ते इंद्रों में आते हैं ना ललिता जी, असुर कुमार जाति के देव तो 100 इंद्रों में आते हैं। उनके सारे इंद्र देव में नहीं आते आते, हैं। इंद्र हाँ, उनके इंद्र आते हैं सिर्फ। हाँ, 100 इंद्र में तो ही है। हाँ, भवनवासी के 20 हैं, इसके 16 हैं। भवनालय 40, व्यंतर देवाण होती 32। 10 इंद्र, 10 प्रतिंद्र, फिर 10 हाँ, 10 इंद्र, 20 इंद्र, 20 प्रतिंद्र हो प्रतिंद्र। जाएंगे हाँ, उनके। 20 हो जाएगा, 10 का गुना हो जाएगा। और जो पृथ्वी पे जो आ जाते हैं वो भी यही टाइप के होते हैं क्या? भवनवासी वाले टाइप के जो कोई कोई आते हैं ना, सुनते हैं ना, वहां पे है कोई देव, दो देव आ गया किसी में, कि कोई भूत आ गया, वो ये असुर कुमार वाले होते हैं? वो क्या होते हैं? वो व्यंतर होना चाहिए। भवनवासी भी आते हैं इस तरह से, भवनवासी देव है ना, नहीं आते जाते, ये व्यंतर देव ही घूमते हैं ना। ज्योतिष आते हैं, अब वैमानिक तो खैर आते ही नहीं है। वैमानिक चौथे काल में आते होंगे, अभी तो नहीं आते हैं वैमानिक। लेकिन व्यंतर देव का तो नाम ही इसी कारण से व्यंतर है ना। यत्र तत्र रमन्ति से व्यंतरा, जो इधर उधर रमन करते रहते हैं उनका नाम व्यंतर है। यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते, ऐसे है। यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते ते व्यंतरा, वे व्यंतर है जो यहाँ वहां सब जगह रमन करते रहते हैं। तो वो तो है, अभी भी रहते हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी रहते होंगे। व्यंतर देव तो घूमते ही, उनका तो इसीलिए स्वभाव इनके रहने के स्थानों के 3 नाम है, कहीं पे भी रहते हैं, कहीं का कुछ नाम है, कहीं का कुछ नाम है। तो सब रहते हैं, इनका भवन भवन पूरा आवास 3 जगह, 3 तरह का नाम है इनके स्थानों का। नारकियों में विक्रिया की क्या व्यवस्था है? पाप की तीव्रता से नारकी अपृथक विक्रिया ही कर पाते हैं। अपृथक विक्रिया का मतलब वो जो कुछ भी बनाते हैं अपने शरीर की ही रचना वैसी कर लेते हैं। जैसे देव भगवान का, जैसा बोला जाता है कि जिस समय अजितनाथ भगवान थे
तो सभी क्षेत्रों में तीर्थंकर थे। उतनी जगह में तीर्थंकर रहने के बाद भी, उतनी जगह पंच कल्याणक करने के बाद भी इंद्र अपने सिंहासन से उठ के कहीं नहीं आया। उसका मूल शरीर वहीं रहता है। पृथक विक्रिया करके वो इतनी जगह गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाया, लेकिन नारकियों को जो विक्रिया होती है वो अपने ही शरीर को कढ़ाई बनाना है, बर्छा बनाना है, भालू बनाना, जो भी चीज उनको बनाना है, सेमर का पेड़ बनाना है, जो भी कुछ बनाते हैं वे अपने शरीर को ही बनाते हैं। इसको कहा जाता अपृथक विक्रिया। अर्थात स के शरीर को ही सर्प, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, उल्लू, कौआ, बिच्छू, गिद्ध, कुत्ता, रीछ आदि रूप तथा त्रिशूल, अग्नि, बर्छी, सेल, मुदगर आदि रूप विक्रिया करते हैं। 23 देवों के समान पृथक विक्रिया नहीं कर सकते हैं। कुछ पूछना है? आगे चलें। हल्का हल्का आ रहा है अभी तो। ये आप ललिता जी 23वां नंबर पढ़ रहे हैं क्या? कोई क्वेश्चन दूसरा ले लिया लगता है क्या? क्वेश्चन दूसरा ले लिया है शायद। आपका 2 पन्ना उलट गया लगता है हमको। नहीं तो ठीक ही तो है। नहीं 23वां प्रश्न है। 22वां तो पढ़े ना, लेश्या, नारकियों की लेश्या पढ़े, और 23वां प्रश्न है नारकियों की विक्रिया। मेरा तो जो पढ़ा होगी हमारे किताब में है नहीं कुछ भी। हाँ, ये हमारे तो है ही नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो। हाँ, इसमें तो आ रहा है कि 1000 बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जो वेदना होती है, इस तरह का। या वो तो तो 25वां क्वेश्चन है, पर नहीं, ये हमारे 23वां है। आपके 2 क्वेश्चन होंगे नहीं, इसमें ऐड हो जाते हैं ना, बार बार किताबें बनती है तो कुछ कुछ ऐड हो जाता है। ये वाला प्रश्न, हाँ सुनिए ना, ये वाला प्रश्न आप लोग की किताब में है ही नहीं। नहीं है ना, नारकियों में विक्रिया की क्या व्यवस्था है इसमें? या तो 2 क्वेश्चन मिला के एक ही क्वेश्चन कर दिया गया, कुछ तो किया इन लोगों ने। नहीं किरण जी, अपने ये ना 25वां है आंसर, जो ललिता जी बोल रहे हैं वो 25वां है क्या? 23वां है। ललिता जी बोल रहे हैं 23वां है। 23वां है। अपने 23 और 24 नंबर नहीं आ रहा है। 24 और 25 छपाई नहीं है अपने। 23 तो आया है, बड़ा सारा है, इसके बाद नहीं है। 24-25 नहीं है। 24 का है। प्रश्न 23 का है, उत्तर 24 का है। हाँ, 24-25 नहीं है, उसके बाद 26 आ गया सीधा। हाँ, इसमें नहीं है, दूसरी है जो भी हो। वो दूसरी है, करना नियोग दीपक में नहीं है, ये 2 क्वेश्चन नहीं है। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन शायद नहीं है। इसमें कई प्रश्न को बड़े उल्टे सीधे लग रहे हैं जी। लाल वाली किताब में है दोनों क्वेश्चन, 25-23-24। लाल वाली किताब से तो मिल नहीं रहा। अगर सबके पास छोटी वाली, तो मैं छोटी वाली से पढ़ा देती हूँ, लाल वाली छोड़ देती हूँ। छोटी वाली में 2 प्रश्न है नहीं ना। हम लोग के पास लाल वाली है। लाल वाली भी बहुत जनों के पास है। इसमें तो प्रश्न कुछ दूसरी तरह से है, लेकिन ललिता जी ये 23 प्रश्न नहीं बता के नरक के दुखों का बता रहे हैं। हाँ, नहीं तो ये भी तो क्रम से आएगा ना, उनकी विक्रिया और उनके शरीर का ऊंचाई। वही तो विक्रिया नहीं है ना हम लोग के छोटी किताब में, ये किताब है। हाँ, इसमें नहीं है, तो एक बार इससे भी पढ़ा दीजिए ना, छोटा सा ये एक पन्ने का ही है ये, तो ये भी पढ़ा दीजिए एक बार, उसके बाद वो भी पढ़ा दीजिएगा। छोटे वाली किताब में नहीं है। हाँ, छोटी वाली में नहीं है। वो खाली क्वेश्चन नोट कर लो ना, खाली एक बार प्रश्न नोट कर लो, जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ उत्तर मत लिखो, एक बार खाली प्रश्न नोट कर लो। तो सेम ही है, नारकियों में विक्रिया की क्या व्यवस्था है, आंसर अलग है। लेकिन उत्तर वो नहीं है, उत्तर दूसरा है। हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना, आंसर अलग। हाँ, देख रही है ही नहीं। ये जो इसमें से पढ़ रहे वो चीज इसमें है ही नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं वो। उसमें का वर्णन, दुखों का वर्णन आ गया। कोई बात नहीं, उत्तर हल्का है इसलिए 6 ऑप्शन बच हाँ, जाएगा। छोटा सा भी है वो, एकदम छोटा सा भी है और हल्का भी है। तो नारकियों में विक्रिया की क्या व्यवस्था है? तो जो भी चीज बनते हैं वो अपने शरीर को ही बनाते हैं। संक्षेप में अपने को ये भावभाषणा करनी है कि वो अलग से अपने शरीर की विक्रिया नहीं कर पाते हैं। जो भी करना होता है उनको अपने शरीर को ही वो वैसा बना लेते हैं। अब इसके बाद इसमें तो नारकियों के समय हो गया, ऊंचाई, हाँ समय हो गया। 8:03 हो गया।
कोई प्रश्न अगर इसमें से है कोई, क्योंकि हल्का है इसलिए पीछे से लेने का तो वापस ऐसे मतलब नहीं बनता है। अगर जरूरत कुछ पूछना हो तो बोलिए, लेना होगा तो ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, जरूरत होगी तो लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये भी टाइम हो गया ललिता जी, 8 बज गए। हाँ बज तो गया भाभी, 8 तो बज गया। मंजू जी, वो मेरा 51,000 जाप लिख लीजिएगा। अच्छा ठीक, वो ना सारों के जाप है ना, वो मतलब 28 तारीख को मैं ना कर दूंगी, तो उसमें आपको ऐड भी कर लूंगी उस समय। 51,000 जाप के 51,000 माला क्या कर रहे हैं आप? कितनी माला हुई? 51 माला होगी ना? नहीं, 25 माला 21 दिन रोज फेरी हूँ। 21 दिन की 25 माला 21 दिन फेरे हैं आपने। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी अनुमोदना। जी जी जी, आप 24 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन का फोटो भेज दीजिएगा। हाँ फोटो भेज देना। अच्छा ठीक, मंगलाचरण करिए। नहीं, जिनवाणी स्तुति। हाँ करिए, हाँ सॉरी। 1 घंटा और पढ़ाने का मन है। आप लोग कहते हैं कि आपको याद रहता है, देख लीजिए क्या याद रहता है। आपको तो बहुत याद रहता अब है, वाली हम बात लोग को तो तो इसमें मत फालतू बात। इंक्लूड करिए ललिता जी, ये तो बोलने में कुछ स्लिप हो जाता है, वो तो हर एक को होता है, चाहे कितना भी याद रहो और मत रहो। ये कोई बात ही नहीं हुई है, तो आदमी का ध्यान कहीं होता है, बोली से कुछ निकल जाता है। हाँ ठीक बात। पढ़ाने का मूड है, करिए कुसुम जी, मंगलाचरण करिए, कोई करिए आप लोग। फिर मंगलाचरण बोलते हैं। बोला है ललिता जी, पढ़ाने फिर की इच्छा है मंगलाचरण और बोला इसके लिए है आपने मंगलाचरण अभी। बोल रही है। बोल रहे हैं क्या? आपने फिर अभी मंगलाचरण नहीं बोला है, तो लगता है वापस एक क्लास होनी चाहिए। एक क्लास और कर लीजिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचिनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि तत्वोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतिताम् वंदमानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन।